दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि भारत में शकों का राज्य, कैसे भारत में शक प्रवेश करते हैं, किस तरह से वो अपनी शाखाओं का भारत में विस्तार करते हैं और ये शक कौन थे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इससे पहले हमने पढ़ा था यवनों का भारत में आक्रमण, तो यवन भारत में आए थे। अब हम पढ़ेंगे भारत में शकों का राज्य कैसे शुरू होता है। दोस्तों क्या होता है कि यवन आक्रमण के समय यूनान में एक जनजाति रहती थी जिसे शक कहते थे। यह बर्बर जनजाति थी। शक के भी दो भाग थे। ये जो शक थे वो बर्बर जनजाति थी। अब ये बर्बर क्या होता है, जैसे कि एक तो होता है किसी को मारना और दूसरा होता है कि उसको मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ये बर्बरता की निशानी होती है। तो ये एक दरिंदे टाइप थे, ठीक, इसलिए इसे बर्बर जाति कहते थे। ये एक बर्बर जनजाति की थी। शक के भी दो भाग थे। शक के भी दो भाग थे, जो कुछ यूनान में रहते थे और दूसरी जो शाखा थी वो मध्य एशिया में थी, ठीक। तो जब यवन भारत पर आक्रमण किया तो यवनों ने क्या किया कि जो यूनान में शक थे उनको मार के भगा दिया वहाँ से। कुछ तो मारे गए और कुछ जो बच गए वो भी मध्य एशिया में आ गए। अच्छा, जो यूनान में शक थे वो बर्बर जनजाति के थे और जो मध्य एशिया में थे वो बर्बर नहीं थे, ठीक। तो बर्बर में जो बचे वो मध्य एशिया चले गए, ठीक। और मध्य एशिया वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यूनान वालों ने, मतलब यवनों ने ऐसा ऐसा किया, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है, जो मध्य एशिया में जो शक रहते हैं और ये शक मिलकर यवनों को ख़त्म करने का योजना बनाते हैं। और उस समय क्या होता है, यवन जो भारत आ गए रहते हैं, तो ये मध्य एशिया से भारत आना शुरू करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, यवनों को ख़त्म करना। ये यूनान के बाद भारत में शक आए और कहाँ से आए, मध्य एशिया में, ठीक। शक जो है सीथियन के नाम से भी जाने जाते थे। ये यूनानी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। यूनानी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। ये अधिक भाग पर कब्जा करते हैं, भारत के अधिक भाग पर कब्जा कर लेते हैं। सामान्यतः शकों की 5 शाखाएं थी। वो 5 शाखाएं किस लिए थी, यवन को, जो यवन के लोगों ने जो मार कर भगाया था शकों को, उनको घेरने के लिए। तो मुख्यतः 5 शाखाएं थी। एक तो अफ़गानिस्तान में था और जो 4 बच गए वो भारत में थे। तो हम लोग को अफ़गानिस्तान वाले को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है जो भारत में शाखा थी उसके बारे में पढ़ना है। तो भारत में जो 4 शाखा बची उसमें भी एक उत्तरी क्षत्रप थे और एक पश्चिमी क्षत्रप। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि एक उत्तरी क्षत्रप थे और एक पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप जो थे उसके क्षेत्र में तक्षशिला और मथुरा आता था। जो 4 शाखा थी उनका, शकों का जो 4 शाखाएं थी भारत में, एक तक्षशिला था, दूसरा मथुरा, तीसरा नासिक और उज्जैन। यहाँ पर वो लोग अपना राज्य कर रहे थे शाखा बनाकर। तो जो उत्तरी क्षत्रप थे उनके अंडर में तक्षशिला और मथुरा आता था और जो पश्चिमी क्षत्रप थे उसमें उनके अंडर नासिक और उज्जैन आता था, ठीक। शक जो होते हैं 2 वंश में राज्य करते हैं। एक सहरात वंश, दूसरा कार्दमक वंश, ठीक। पहला सहरात वंश और दूसरा कार्दमक वंश। इस वंश में लोग राज्य करते हैं। सहरात वंश का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र, महाराष्ट्र और नासिक के आसपास का क्षेत्र जो सहरात वंश का क्षेत्र था। और कार्दमक वंश का जो क्षेत्र था सौराष्ट्र के और उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र था, ये कार्दमक वंश का क्षेत्र था। अच्छा, इसमें शकों में जो प्रतापी राजा थे, जो सबसे शक्तिशाली राजा था, वो 2 राजा थे। पहला जो है वो नाहपान था और दूसरा रुद्रदमन। ये 2 राजा हुए जो सबसे शक्तिशाली हुए। तो एग्जाम से में पूछ लेता है कि शकों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो पहला या तो नाहपान दे देगा या तो रुद्रदमन। तो ये दोनों शक्तिशाली राजा थे, ठीक। अब बात करते हैं तक्षशिला का। जो पहला शाखा था इनका तक्षशिला था और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाते हैं। और सबसे पहला राजा जो था शकों का वो था माउस। इसका नाम कहीं कहीं मोह मिलता है। तो शकों का पहला राजा माउस था। ये कहाँ का शासक था, ये तक्षशिला का शासक था। ये तक्षशिला में शासन कर रहा था, ठीक। इसके बाद आते हैं मथुरा। मथुरा में जो शक थे वो पहले मालवा में रहते थे, ठीक। मालवा में रहते तो एक शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य। उसको जब पता चला कि भारत में शक आए हैं और वो मालवा में है, ठीक, तो उसको मालूम था कि शक जो है बर्बर जनजाति के हैं, वो आए हैं तो लड़ाई करेंगे, मार करेंगे, काट करेंगे, बर्बरता दिखाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए वहाँ से भगाने के लिए विक्रमादित्य ने शकों को
शकों पर आक्रमण कर देता है। कहाँ पर? मालवा में। आज शक जो है पराजित हो जाते हैं और कुछ तो मारे जाते हैं, जो बच जाते हैं वहाँ से भागते हैं। अब भाग कर कहाँ बच जाते हैं? मथुरा में। ठीक, मथुरा से सभी शकों को भगाने वाला राजा कौन था? विक्रमादित्य। ठीक, मथुरा का पहला शासक कौन था? पहला शासक था राजुल, कहीं कहीं नाम इसका मिलता है राजउल। ठीक, और अंतिम शासक जो था सोडास। मथुरा का अंतिम शासक, शकों का जो शासक था सोडास था, और शकों का पहला राजा जो मथुरा में था राजुल, कहीं कहीं नाम मिलता है राजउल। ठीक, इसके बाद देखते हैं नासिक, जो तीसरी शाखा है। यहाँ पर जो है दो महान शासक हुए, पहला नाहपान और दूसरा कार्दमक, बताए ही। ठीक, नाहपान की जो राजधानी थी उम्मीदनगर थी। इसने कठियावाड़, दक्षिण गुजरात, पश्चिम मालवा, उत्तरी कोंकण और पूना पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, अपना जो है साम्राज्य विस्तार कर लिया था। आज जब ये महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है? सातवाहन वंश का शासन चल रहा है। जैसे ही महाराष्ट्र को ये टच करता है तो वहाँ का शासक जो होता है गौतमीपुत्र सातकड़ी, जो सबसे प्रतापी शासक होता है, बहुत ही शक्तिशाली शासक। उसने क्या किया? उसने शकों पर युद्ध कर लिया और शकों को पराजित कर देता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। शकों को किसने पराजित किया? तो सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकड़ी। ठीक, अब आगे देखते हैं। नाहपान ने अपने सिक्कों पर अपने आप को राजा लिखा है, क्योंकि ये लोग क्षत्रप कहते थे, लेकिन नाहपान ने अपने सिक्कों पर अपने आप को राजा लिखा। रुद्रदमन ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए थे। रुद्रदमन ने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए थे। वो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ में। सिक्कों पर राजा का नाम सबसे पहले रुद्रदामन प्रथम ने ही लिखवाया था। रुद्रदामन प्रथम ने ही सिक्कों पर सबसे पहले राजा का नाम लिखवाया था। इनके शासनकाल का जो सिक्का है उसे देखकर ये पता चल सकता है कि किस शासन के द्वारा या किस शासक के द्वारा ये सिक्का चलवाया गया था, क्योंकि इनके सिक्कों पर राजा का नाम लिखा होता है। दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ